तो आप भी जवाब दे देती हैं? हाँ? पलट के जवाब दे देती हैं ट्रोल्स को? बहुत प्यार से, मैं ऐसा टीचर हूँ, लपेट लपेट के। We both were singing one song, same, यूनिसन में, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो that sometimes I feel कि हम हार गए। मैं अपनी मम्मी से बात करती थी, क्या मैं शादी कर लूँ इस वक्त? तेरा दिल करता है पुत्र, ते कर ले। मैं कि दिल नहीं करता है, मगर मुझे डर लगता है। तो ये 8 साल पहले डिप्रेस्ड, जिसकी लाइफ इतनी वल्नरेबल थी, कभी भी खत्म कर सकते थे, वहां से somebody who's so full of life, ये कैसे हुआ? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ ब्रूटली ऑनेस्ट। आपने देखा होगा अक्सर लोग आजकल किसी के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। हर आदमी किसी ना किसी चीज़ का एक्सपर्ट है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो टॉप में जो रियली एक्सपर्ट है, उसके बायोडेटा में लिखा होना चाहिए एक्सपर्ट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का एक्सपर्ट। जिस आदमी ने ज़िंदगी जियो, आफ्टर ऑल हर चीज़ का मतलब क्या है? बाकी चीज़ छोटी 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 फ्रेगमेंट्स, डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ हैं, लेकिन जब ज़िंदगी ने आपके हर तरह के इम्तहान लिए हुए हैं, मतलब जब ऐसा लगता है कि बस अब चारों तरफ अंधेरा है, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर आप फाइट करके निकल आए, फिर आपको नीचे खींचा, फिर आप निकल आए। ये जो चीज़ है, ये कोई सेलिब्रेट करता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती, दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जो लोग उससे निकल के फिर एक हैप्पी, पीसफुल, सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, और जिसमें एज इज़ नो बार। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, कभी भी, लेकिन जो ज़िंदगी जीने की जो चाह है, वो जो एक्सपर्टीज़ है, उसको कोई सेलिब्रेट नहीं करता। और स्पेशली ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू आर अ वुमेन, एंड दैट टू इन इंडिया। हिंदुस्तान में अगर किसी महिला के साथ बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत संकट आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, उसके बाद सरवाइव करके इफ शी इमर्जेस लाइक अ हीरो, लाइक अ चैंपियन ऑफ हर ओन लाइफ, आई थिंक इससे अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती है। सो आज टुडे आई हैव समबडी हु हैज़ लिव्ड लाइफ like, I don't know, I leave the next word for you to imagine. This is Neeru Saini. Neeru ji, welcome. Thank you, sir. नीरू सैनी जी, मैं आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, और मतलब आज की तारीख में आप एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं मुझे पता नहीं, पर यू आर यूनिक और आपकी अपनी एक प्रसिद्धि है। And you are into yoga, you are into cycling, you are mountain climbing, you are doing marathons, you name it, everything you are doing, right? आप Gen Z और cool generation के बीच बहुत पॉपुलर हैं। बाकी एस्पेक्ट्स में आऊँगा, बहुत सारी बातें हैं। एंड यू आर अनअपोलोजेटिक, आपको कोई किसी चीज़ का बंधन नहीं है, आप किसी दायरे में बंधी नहीं है, आपके ऊपर कोई लेबल नहीं है, आप एक्सेप्ट करती हैं। आप एक छोटी सी लड़की थी, पठानकोट में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, मेरी तरह। मैं भी केंद्रीय विद्यालय का हूँ, तो मान के चलता हूँ कि आप भी मेरी तरह शैतान रही होंगी या सीधी रही होंगी, पर पढ़ने में अच्छी रही होंगी। आप पढ़ने में बहुत अच्छी थी। आप नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, बहुत सॉरी, आई एम सो सॉरी, बास्केटबॉल प्लेयर थी, स्प्रिंटर थी नेशनल लेवल की। और 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। और वहाँ से आपकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है। मैं फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ आज हम सिर्फ एक कहानी सुने, आपकी जीवन की कहानी, जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा सा लाना है, तभी मैं आपको बीच में बोलूँगा, और इफ़ आई हैव एनी आइडिया। पर हमको भी आदत छूट गई है, कई बार किसी की बैठ के सिर्फ कहानी सुननी चाहिए उनके जीवन की, और तब समझ में आता है कि हाउ लकी वी आर। Isn't most of the people are so lucky that they don't have to go through these kind of unsurmountable odds, जिसको कहते हैं कि असंभव समस्याएं। ओके, बड़ी मुश्किल बात रहा। आपने सब कुछ देखा, झेला, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को। तो व्हाट इज़ योर स्टोरी? अपनी कहानी बताएं इत्मीनान से। सर, पहले जो आपने बोला ना कि लकी चीज़,
मैं ये कहूँगी, अगर ये मुसीबतें, ये चैलेंजेस ना आते मेरे लाइफ में, तो शायद मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठी होती, मैं ये बनती नहीं जो आज हूँ। दैट इज़ सर्टनली, जब तक आपको भट्टी में झोंका नहीं जाएगा, आप तपेंगे नहीं, तब तक आप निखरेंगे नहीं। और आप जल गए तो भट्टी में? सर, आप अपने ऊपर एक यकीन भी तो रखो, एक वो कि खुदा ने जो आपको भेजा है वो कुछ ना कुछ स्पेशल डाल के भेजा है, तो उसको उजागर करना है। अंदर में है वो पावर, लेकिन डरते हम सारे हैं कि मेरे पास नहीं है वो, क्योंकि आप आंखें बंद करके बैठे, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को समझते हो कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन आप अंदर की आंखें या बाहर की आंखें आप खोलो, अपने अंदर जानोगे। मीन्स मैं आपको बता दूं, हर प्रॉब्लम में मैं अमेज़ हो जाती हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। मीन्स रियली मुझे उसके बाद में लगता है, और कई बारी अपने आप में गिल्टी भी होती है कि अच्छा, जब अच्छा था सब कुछ तब मैं ये नहीं थी, अब इतनी मुसीबतों के बाद में मैं ये चीज़ बनी हूँ, तो क्या मुसीबतें अच्छी हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि भी अगर आपको ये पता था तो आपने 20 साल की उम्र में शादी क्यों कर ली? मैंने नहीं करी, मेरे को फोर्सफुली करवाई गई, बिकॉज मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज नहीं हुई थी और रिश्ता आ गया मेरे। माय हस्बैंड चोज मी। उन्होंने कोई वीडियो रील देखी थी डांस करते हुए मुझे मेरे चाचा जी की शादी में कहीं उस जमाने में कहाँ रील होती थी? रील, सॉरी, अच्छा, अभी ये जुबान पे चढ़ गया। दैट वीडियो देखा होगा। मेरे चाचा जी की शादी की वीडियो, हाँ, दैट वो कैसेट आती थी। जी जी हाँ जी, हाँ, जी। तो वो उन्होंने कॉमन रिलेटिव्स होंगे, उन्होंने दिखाई, तो उन्होंने मेरे वहाँ पर देखी, शरारती है ये बहुत ज़्यादा और डांस करती है, तो यही वाली से शादी करनी है। सो दैट्स हाउ ज़बरदस्ती मेरी कर दी गई, जबकि मैं बिल्कुल टेंट्रम्स कर रही थी कि मुझे नहीं करनी, मुझे आगे मेरा पढ़ना है, मुझे एमएससी में मेरी एडमिशन हो रही है, तो बस रोक दी गई और शादी हो गई। एंड क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में तब चीफ ऑफिसर थे, एंड फिर बाद में लाइक एज अ कैप्टन्स वाइफ आल्सो आई सेल्ड। तो अपनी कहानी बताइए बस, वहाँ से शादी के बाद की। नहीं, मैं फिर बचपन से शुरू करूँगी। मैं बचपन से, जब मतलब कि स्पोर्ट्समैन जो होता है, ये मेरे को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने मेरे को मेरी लाइफ में बहुत साथ दिया है। तो मेरी अब बातें कर रहे हैं तो मैं ये अपने मैसेजेस भी देना चाहूँगी कि हमारे स्कूलिंग में स्पोर्ट्स बहुत पीछे कर दी गई है इंडिया में, तो खासकर ये स्पोर्ट्स आनी चाहिए हर एक की लाइफ में। और जो बच्चों की बेस्ट उनका निकाल सकते हो ना, वो निकालने से उनको एक स्ट्रगल करने की, एक लड़ने की और एक हार लेने की, और फिर उसके बाद में दोबारा से कोशिश करने की, ये चीज़ उनके अंदर आती है। मुझे ये चीज़ मेरी स्पोर्ट्समैनशिप ने दी है, तो मैं इसके लिए वो थैंक यू हूँ। और साथ में हेल्थ तो मिलती है, जो बहुत बड़ा बोनस है। तो ये मेरे बचपन की बात में। और आगे अब शादी से ये था कि 10 साल तक जॉइंट फैमिली थी, और उसके बाद में मेरे हस्बैंड, हमारी शादी से 8 साल में उनको ब्लड कैंसर की ऐसी न्यूज़ आई थी। दैट वाज डिवास्टेटिंग। डॉक्टर्स ने 4 साल दिए थे और 4 साल ही सर्वाइव्ड। 2 हमने अपनी इंपोर्ट भी करवाई थी, काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन थी। सो जैसे लाइक प्रॉपर्टीज़ जो बनी थी वो वैसे ही बिकती चली गई। एंड आई वॉज अ हाउस वाइफ। अब हमारे पास 2 बेटियाँ। क्या उम्र थी बच्चियों की? एक 4 साल और एक 10 साल। जब उनके पापा की डेथ हुई, आई वॉज 32। और अब मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि घर में पैसा कैसे आएगा। सो इतना मालूम था कि 4 साल में दिमाग ये घूमने लग गया था कि कमाई तो करनी है, आएगा कैसे वो पता नहीं था मेरे को। मेरी मदर ने मुझे कुछ और करने जाने देने का अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलोगी तो बच्चे कौन देखेगा, तो घर में रह के ही करना है जो करना है। तो अब साइंस और मैथ्स की जैसे मैं स्टूडेंट थी, तो फिर मैंने ट्यूशन्स पकड़ी, और 5-7 महीने के अंदर में मैं इतना कमा रही थी कि मेरी रोटी चलने लग गई थी। थैंक्स टू माई, यू कैन से कि हार्ड वर्किंगनेस, और भगवान ने जो इंटेलिजेंट बनाया है, तो उसके हिसाब से मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रही थी। सुबह 3 बजे उठती थी, अपना पढ़ती थी, और स्लोली आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ फॉर स्कूल्स आल्सो। फिर धीरे से मुझे बाद में प्राइवेट स्कूल में भी जॉब में लग गई, दो इट वाज 5000 अ मंथ। तो और पहली तनख्वाह जब मिली थी तो मेरी आंख में
पानी था कि मेरे हस्बैंड की 5,000 पर डे थी और मेरी 5,000 अब महीने की है और इससे मुझे गुजारा भी करना है। एंड फिर फिर अपनी बेटियां भी पढ़ाती थी साथ में और अपनी ट्यूशन्स भी करती थी। रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे जब मैं सोती थी ना तो मेरे लार निकल रही होती थी, लाइक आई यूज्ड टू डीप स्लीप में। और सुबह 3 बजे उठना, तो ये मेरे पिछले 3 बजे क्यों? 3 बजे उठ के मैं अपना पढ़ती थी अपनी बेटियों को, फिर 4 बजे उठा के उनको पढ़ाती थी। फिर मुझे स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करके स्कूल भी जाना होता था, फिर वापस आके फिर मैं ट्यूशन्स भी करती थी। तो इट वाज हेल लॉट ऑफ। कितने साल चला ये सिलसिला? फॉर 15 years आप कह लो कि मैंने आंखें बंद करी और खोली और मेरे उड़ गए पूरी यूथ मेरा 32 से लेके 46 तक का सिर्फ मेहनत करते, मम्मा खा लो पढ़ लो, खा लो पढ़ लो, बच्चों को हर एक की मम्मी यही करती है। और एज अ टीचर, एज अ गुड ट्यूटर मेरी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी हुई, उससे मुझे पैसा भी काफ़ी मिला। आप अकेली अर्निंग मेंबर रह गई? हाँ जी। और मतलब कि मेरी काफ़ी नाम था आसपास में कि बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छी, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ स्कूल वाले ही नहीं, ट्यूशन वाले भी। आज तक मेरे से सारे बच्चे ज्वाइंड हैं और मिलते रहते हैं, बहुत बार खुश होते हैं। स्कूल में भी इट इज़ लाइक कि मेरे फैंस हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं गुस्से वाली भी हूँ, लपेट के भी रखती हूँ, डांट के भी रखती हूँ। बैक बेंचर्स, क्योंकि मैं खुद बहुत शरारती थी, तो बैक बेंचर्स को कैसे यू टर्न करवा के अपने पास लेके आना और काम तक करवाना है, तो आई नो द नैक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, बहुत सारे लोगों, मैंने देखिए 60 ईयर्स में अगर एक स्पाउस की डेथ हो जाए तो समझा भी जा सकता है। अचानक आप यू आर 28 ईयर्स ओल्ड और सडनली आपको ऐसी खबर आए, वो भी ब्लड कैंसर से, और ऐसा भी नहीं कोई एक्सीडेंट है, 3-4 साल आप उससे जूझते हैं, उलझते हैं, वो एक इतना मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करता है। और उसके बाद सडनली यू बिकम सिंगल विद 2 गर्ल्स हु आर इन अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज, मतलब वो कोई 17-18 साल की बच्चियाँ नहीं है, टीनेजर की तरफ जा रही हैं, 50 बात है उसमें। एक तरफ सोशल इश्यूज भी हैं, लोग कहते होंगे दूसरी शादी कर लो। आपने कभी दूसरी शादी नहीं की? मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई रोक नहीं थी, रादर कई रिश्ते आए थे एंड दे वांटेड कि भी बेटियां हमको दे दो, मेरे पेरेंट्स की बेटियां हम संभाल लेंगे, आप शादी कर लो, आपकी एज कुछ नहीं है, सेटल हो जाए। बट आई वॉज वेरी मच क्लियर, समहाउ मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को इतना बॉन्ड, इतना प्यार, लाइक कुछ साल तक भी मेरे को उनकी वो जो पेन थी वो महसूस होती थी और मैं करहा पड़ती थी, दैट काइंड ऑफ लव। ठीक है, मुझे ये बताइए, अपने वो 10-15 साल जो आफ्टर योर हस्बैंड्स डेथ, उसमें आपके इमोशंस के बारे में बताएं। ऐसा जनरल स्टेटमेंट्स नहीं, वो तो सब कर सकते हैं, सब मैं भी बता सकता हूँ बिना गोइंग थ्रू। बिल्कुल बताऊंगी। मुझे कुछ ऐसे मोमेंट्स बताइए जो आम आदमी नहीं समझ सकता है, चाहे कितना भी संवेदनशील हो। मैं आपको भी बता रही हूँ कि उनके जैसे जो पेन होती थी हड्डियों में तक चली जाता है कैंसर बाद में, तो दैट लाइक मुझे चीज़ें निकल जाती थी मेरी वो, एंड देन आई यूज टू कम बैक एंड रियलाइज़ कि अच्छा ही इज़ नो मोर। फिर मैं रिलीव हो जाती थी कि अच्छा वो पेन अब वो महसूस नहीं कर रहे हैं, ही इज़ डेड। तो यानी कि आप बाद में वो पेन रिलीव कर रहे हो। और बच्चियों की जो बात है वो मेरे को लगता था कि अगर मैंने शादी कर ली, इनके फादर की डेथ हुई है, इनकी मदर भी नहीं रहेगी, और मैं अपने आप में इतनी फर्म थी कि मैं माँ तो हूँ ही, अपनी तरफ से प्रदीप का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी हद तक फादरिंग कर जाऊँगी मैं अपने तरफ से जितना बेस्ट मेरे से पॉसिबल हो सकेगा, और मैंने करने की कोशिश भी किया। प्रदीप की डेथ पर उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें बोली थी। जैसे एक दिन पहले ही वॉज क्राइंग, ऐसा किया हुआ था कि नीरू मेरी बेटियां, मेरी फूल सी बच्चियां, प्लीज़ उन्हें पढ़ा देना। उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए यही चीज़ मांगी थी, एंड आई वॉज लाइक कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, मैं कैसे पहाड़ की ये ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँगी, मेरे लिए आप। कहते मुझे मालूम है कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू कर लेगी, तू जो स्ट्रगल है, जो लड़ना है लड़ लेगी। मुझे वो चीज़ें उस वक्त बहुत बुरी लगती थी उनकी,
मेरे लिए दया हो, मेरे लिए प्यार हो, मेरे लिए कहें कि जैसे सारी उम्र कहते हैं हस्बैंड कि मैं हूँ, तो वो भी कहते थे कि मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। तो मेरे को ये लगता था कि भाई ईज टू से कि मैं हूँ, मैं कर लूँगा। अब ये मुझे कह रहे हैं कि तू स्ट्रॉन्ग है और तू कर लेगी। तो समहाउ मैं कभी कभी जब बहुत टूट जाती हूँ तो मैं उनकी वो एक हमारी आपस में मेरे घर के ना लॉबी में से डुप्लेक्स है, तो अंदर से स्टेयर्स हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पर तीसरी सीढ़ी पर यहाँ पर, मैं कहा मैं कहाँ ढूंढूंगी आपको, तो यहाँ मैं हूँगा। तो जब मैं बहुत अकेली होती हूँ मैं उस सीढ़ी पे बैठती हूँ और फिर अपने आप को हक करके मैं बोल देती हूँ मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, तो मैं देख लूँगा। एंड समहाउ कभी आगे पीछे ऐसा हुआ भी है कि ड्रीम्स आ जाते हैं एंड वो वाइट कुर्ता पजामा में होते हैं, शिप में होते हैं हम, और शिप में बराबर वो मेरे को प्रॉपर हग करके बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। और मैं जो होती हूँ, मैं उस वक्त मुझे पता होता है, सपने में भी मुझे पता होता है कि ये ज़िंदा नहीं है, तो मैं लड़ रही होती हूँ, आप छोड़ गए सब कुछ मेरे ऊपर डाल के अकेले, ये क्या मतलब है, बच्चा सिर्फ मैंने किया था, आपने भी किया था, दोनों को होना चाहिए। लेकिन मैं सपने भी उनसे लड़ रही होती हूँ और मुझे ये पता भी होता है सपने में कि ही इज़ नो मोर। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर। यानी आपके हस्बैंड की डेथ के बाद 20-25 साल होने आ रहे हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। राइट। एंड आप अभी भी जब आप बात कर रही हैं कि मैं देख रहा था, वो ऐसे ही है जैसे व्हेन एट 17 यू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। या इट वाज लाइक ये कैसे मेंटेन हो पा रहा है? पता नहीं। अब आपको मैं जब उनकी बहुत पेन थी ना, बहुत पेन, लास्ट के 2-3 महीने तो बुरी हालत होती है, तो मेरे मम्मी उनके सेक कर रहे थे पीठ में ताकि बोन्स में थोड़ा सा सेक करें। मैं नहीं देख पाई, मैं कमरे से बाहर आ गई एंड वो कमरे के अंदर और मैं कमरे के बाहर, वी बोथ वर सिंगिंग वन सॉन्ग सेम यूनिसन में, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो दैट समटाइम्स आई फील कि हम हार गए, कामयाब तो हुए नहीं, या बच्चों को देख के कभी मुझे लगता है कि नहीं हम कामयाब हो गए। तो जब कभी कोई दुनिया प्रेस करती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि प्रदीप तुम जिस दिन लाइक करोगे ना, उस दिन मैं मानूंगी इन सबके लाइक्स मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन तुम आके लाइक करोगे समथिंग बहुत ढीठ हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरने से पहले प्रदीप आएंगे और मुझे लेके जाएंगे एंड ही विल कम। आई डोंट नो, मे बी आई एम क्रेजी, मे बी एक्वेरियंस आर क्रेजी, आई डोंट नो, बट इसेंट्रिक, बट मुझे ऐसा लगता है कि आना तो उसको पड़ेगा एक बार तो नहीं। आप भी स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, आप भी जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी हूँ, हट है आपको। हाँ, और खुश भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं खुश नहीं रहूँगी। हाँ, ये बात है कि उनकी डेथ के 8-10 साल के बाद मेरे चाचा जी आए थे, तो मैं उनसे ऐसी बातें कर रही थी, तो एक चाचा जी वो बोले कि यू हैव मेड, वो बाहर रहते, फॉरेन रहते, वो कहते यू हैव मेड अ कोकून अराउंड यू, और उसके अंदर में तुम्हारी उनकी यादें हैं और तुमने उसमें अपनी खुशी ढूंढ ली है। तो जो मेरे यहाँ के चाचा जी हैं जो यहीं पर मुकेरिया में हैं, डॉक्टर अश्विनी कुमार, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और मेरे मेंटर भी हैं, मैं कुछ भी उनके साथ में अपना गड़बड़ सब बोल सकती हूँ। तो ही सेड कि दिस इज़ नॉट गुड पोजीशन, वो जो कह गए हैं तुमको उनकी नहीं सुननी है, आप इससे बाहर निकलो। अगर रियलिटी में प्रदीप तुम्हारे सामने आएगा, न तुम उसको पहचानोगी न वो तुम्हें पहचानेंगे, और अगर सच में उसकी आत्मा को तूने बांध के रखा हुआ है तो अत्याचार कर रखी है, उसको रिलीज़ कर, उसको जाने दे। वो जिस दुनिया में चला गया है वो यहाँ का नहीं है, वो उसको लेट गो कर दो। लाइक लेट गो वाली बात सोच के उनके मरने के 10 साल बाद मैं 6 महीने तक ऐसे रोई थी जो उनकी डेथ पर नहीं रोई थी। आप डिप्रेशन में चली गई थी? नहीं, तब नहीं गई थी, तब नहीं थी, तब बच्चे थे मेरे पास। हाँ, तो वो 6 महीने मैं मतलब कि मैंने दुख अपने हस्बैंड का बहुत दहाड़े मार मार के निकाला था कि इनकी डेथ हो चुकी है, वो जा चुकी है। तो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सेप्ट, क्योंकि उससे पहले सब यही मानते थे कि यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ही इज़ लाइव और जस्ट गॉन, शिप में गए हैं तो आ जाएंगे, तो ऐसा सोच के तुम जिंदा हो। तो अब मुझे मालूम है कि ही इज़ नो मोर। फिर भी एक आध्यात्मिक है जी। एक पावर है, एक प्यार है, वो जिस भी दुनिया में है, इट्स ओके, बट स्टिल कुछ तो रहा होगा या रहा है या होगा। तो
अब इट इज़ इन अ डिफरेंट वे, इट इज़ इन अ मोर पीसफुल, मोर सूदिंग, मोर प्यार वाला, मोर फन वाला। अब वो है, अब वो है, आप अभी कह रही थी ना प्यार कि है पूरा। पर अभी आप कह रही थी कि आपके चाचा जी ने कहा कि तुमने अपने इर्द गिर्द एक ककून सा बना लिया, हाँ, मतलब वो एक, दूसरे चाचा ने बोला हाँ था। जिसने भी बोला कि तुमने अपने इर्द गिर्द एक ककून सा बना लिया है और उसमें तुम्हें लग रहा है कोई है जिसको तुम प्यार करती हो, वो वहाँ पे है और इसलिए तुम खुश हो। हाँ, तुमने उसको जिंदा मान रखा। हाँ, मैं समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर आदमी इस दुनिया में ककून बनाता है। उस ककून में वो किसी एक चीज़ पे विश्वास करता ही करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कृष्ण और मीरा का रिश्ता, क्या मीरा ने भी तो एक ककून बनाया। मैं यही मानती हूँ कि आप भगवान को मानते हैं, मैं प्रदीप को मानती हूँ। ना, आपको भगवान बहुत कुछ देता है, मुझे प्रदीप ने सब कुछ दिया है। मेरे बच्चे, मेरा घर, अपना नाम, एक जिंदगी, 1 2 4 10 ऐसी बातें जिनको मैं पकड़ के यहाँ तक आ गई और खुश हूँ। यू कैन बी हैप्पी नीरू, यू कैन डू इट। अकेले कर सकती है तू। ये जो उन्होंने मुझे चीज़ दे दी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। तो देखिए आप जो कहना चाह रही हैं, लेट मी नाउ टेल यू फ्यू थिंग। आप जो कहना चाह रही हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। हर आदमी ने ककून बनाया है, किसी ने उस ककून में भगवान को बैठा दिया है, वो भगवान जो भी नाम हम उसको दे दीजिए वो वैसा बना लिया है। किसी ने किसी किताब को बना लिया है, वो उस किताब के लिए लड़ते हैं। किसी ने किसी आइडियोलॉजी को बना लिया है। वो चीज़ें जो है नहीं उनको हमने बैठा लिया है। उससे होता क्या, एक फेथ डेवलप होता है और वो जो फेथ जो एक अटूट रिश्ता, एक फेथ, वो पॉजिटिविटी लेके आता है। वो जो है वो आपको आगे किसी कठिनाई से सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। राइट। लेकिन अगर उसमें टेंशन है या डिप्रेशन है, कोई एक चीज़, तो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो आपको खुशी देता है, जैसे मीराबाई को खुशी मिलती होगी, आई एम श्योर भगवान से लोगों को खुशी मिलती है। कई लोग पॉलिटिशियंस को बना लेते हैं उसमें। अब कोई मर गया, कोई पॉलिटिशियन जिंदा ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल जो भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो हैं, उनके कारण हम हैं। ये हम अपने अपने दिमाग का वो होता है। आपने अपने पति को पकड़ा, लेकिन जब आपकी बेटियां बाहर चली गई, कई बार क्या होता है बच्चे रहते, हम अगर उसी घर में रहते हैं जहाँ पे हमारा, जिसको हम प्रेम करते था, और वही दोस्तों से भी दोस्ती है, वही रिश्तेदार भी रिश्तेदार हैं और बच्चे भी हैं, तो बच्चों से ऐसा लगता है उसका कोई अंश आपके पास है। हाँ जी। और वो आपको बहुत ज़्यादा डिनायल में रखता है कि वो लगता है जैसे बेटा है तो लगेगा जैसे ही बाप का रूप है, बेटी है अच्छा ये ऐसे दिखती है, वैसे चलती है, ऐसा बिहेव करती है, उसमें तुम में ये गुण है, तुम में ये गुण है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जो ये पूछा था, जब बेटियाँ आपकी चली गई पढ़ लिख के काबिल हो गए, तो आप रह गई अकेली। हाँ जी। अब आपको थोड़ा तो वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा। बहुत ज़्यादा। क्या हुआ? लाइक मैं तो बल्कि बच्चों को बोलती थी कि आपने मेरी ज़िंदगी पूरी झंड कर रखी है, सारा टाइम मैं काम काम काम, आपकी वजह से ये वो, आपकी वजह से मैं ओवर बिजी हूँ अपने। और मैं सचमुच में 15 साल मुझे नीरू नहीं पता था कि नीरू कौन है। मुझे मम्मी पता था और मुझे टीचर पता था। 2 काम बहुत ऑनेस्टली किए, डेडिकेटेडली किए, लेकिन नीरू कुछ नहीं जाना। और जब बच्चे चले गए, अभी कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा कि ये नहीं खाना है, मुझे वो बना के दो। हाँ, मेरी बेटी तो ऐसी 12th क्लास के बोर्ड के पेपर्स में दूसरे कमरे में बैठे आवाज़, ममा मैं आऊँगी, ये किताब देना। अरे तुम मुझे दूसरे कमरे से बुला के, ये शक्ल देखनी थी आपकी, ओके अब देख ली, नहीं अब निकलो, आप बातें करोगे नहीं तो। लाइक शक्ल देखनी है, बैठने नहीं देना, उसके बाद भेज भी देना है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ वो थिंग जो थी वो गायब है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कहता कि मम्मा पास में आओ, कोई जाओ। लाइक मुझे लिटरली ये फील होता था कि ना मुझे कोई प्यार करने वाला बचा है, ना किसी को मैं प्यार कर सकती हूँ। एंड एक दिन सर्दियों में, उन्हीं सर्दियों में मैं सड़क पे वहाँ पर चंडीगढ़ में, मैं जो टेंट डाल के होते हैं ना, ऐसे आते हैं राजस्थान से, वो बागड़ी से आते हैं जी। और वो थे, वाइफ चूल्हे पे रोटी बना रही थी। हाँ, दो तीन हाँ बंजारे, 2-3 वो बच्चे उसके पास में बैठे थे, हस्बैंड पास में बैठे थे, और वो चूल्हे पे रोटियां बना रही थी। भर सर्दियों के दिन थे। तो मैं कार रोक के बहुत देर तक उसको देखती रही और अपनी सेल्फ पिटी में डूबी हुई थी कि ये कितनी किस्मत वाली है, कितनी लकी है, इसके बच्चे, इसके हस्बैंड इसके पास हैं, और क्या चाहिए दुनिया में, बस यही तो चाहिए होता है। लाइक मुझे उस वक्त, मैं सबसे अकेली थी, सबसे जिसको कहते हैं ना लोनलीनेस से भरी हुई थी, खूब रोई।
एंड देन आई केम बैक, तो मैंने अपने चाचा जी के साथ बात करी, वही मेंटर, मैंने उनके साथ में घंटों बात पर करी। डिप्रेशन हो गया था आपको? हाँ, ये कैसे मालूम? मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता था, मगर मैं ये किए, मैं इतनी अगेन मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से मैं कहूँगी कि मुझे पता था कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं अपनी मम्मी से बात करती थी और कहती कि मम्मी मेरे को, क्या मैं शादी कर लूँ इस वक्त, क्या मेरे को कुछ चाहिए? कहते तेरा दिल करता है पुत्र ते कर ला। मैं कि दिल नहीं करता है, मगर मुझे डर लगता है, मुझे अकेलेपन से मुझे रोना आता है, मेरे पास कोई है नहीं। तो मम्मी कहते पुत्र अब रब सब ठीक करेगा, रब सब ठीक करेगा। माय मदर यूज्ड टू से ओनली दीज लाइन्स। तो मेरे चाचा जी क्या होता है इस डिप्रेशन में? चाचा जी ने मुझे मेडिटेशन के लिए डाला था। डिप्रेशन में क्या फील होता है, वो कैसे पता चलता है डिप्रेशन है? ओके, आपको घबराहट बहुत होएगी बिना बात के सारे लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एंड आई यूज्ड टू लुक दैट कि अच्छा ये हंस सकते हैं, ये बात के ऊपर ऐसा हंसी आती है। एंड आप बिना बात के बैठे बैठे अकेले हो तो आप रोते रहोगे। मैं अपनी तरफ से नहीं रो रही हूँ, पर आंसू नहीं रुकते थे और जैसे लगता था कि भी सब कुछ ख़त्म हो गया। और मैं भगवान के सामने जाके लिटरली बोलती थी, मेरी 45-46 साल की उम्र हुई है, यानी कि हाफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी के पर्पस सारे ख़त्म कर दिए। प्रदीप की सेवा, बच्चे पालना, तो मेरा और क्या बचा है? मेरे लिए तूने ज़िंदगी में अभी कुछ रखा ही नहीं, कुछ तो बता जाता। मैंने तो अपने आप कभी तेरे से शिकायत नहीं करी, जिस में हालत में तूने मुझे डाला मैंने उसी में से बेस्ट निकालने की कोशिश की। जो मेरे पे सिर पे डाला मैं भागी नहीं, मैंने वो अपनाया और उसमें से निकलने की कोशिश की है, सामने से कोशिश की है। अब मुझे बता मैं क्या करूं। लाइक आई यूज्ड टू लिटरली फील कि सारी दुनिया पूरी किस्मत वाली है और मैं बिल्कुल बेचारी हूँ, लाचार हूँ, या मैंने कौन से पाप किए हुए हैं, या कौन सा क्या पहाड़ है जो मेरे पे टूटा हुआ है। वेरी लोनली, क्या मैं कहूँगी कि मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो मेरे को एक बार 10th क्लास की लड़की ने खड़े होके कहा था, लड़का भी नहीं, लड़की ने कहा, कहती मैम आप प्लीज़ मार लिया करो हमें, अगर आपको वो सब करके आप, पर हमको वो हमारी नीरू मैम चाहिए। अरे बच्चे वो सब देखते हैं ना कि आप बिल्कुल चुप हो, आप बिल्कुल डांटते नहीं हो, गुस्सा नहीं करते, आप जोर से ऐसे किसी को बोलते नहीं हो, आप सहमे सहमे से रहते हो, डरे डरे से रहते हो, हर चीज़ में थोड़े गुमे हुए हो। तो वो बच्चे को पढ़ा रही हो सिंपल, अच्छा वो ख़राब हो गया, ओके बेटा ठीक है कर लेना, अदरवाइज कैसे कर लिया तुमने, हाँ चलो यहाँ से ये करो, ये आपको पर, तो दैट इज़ नॉर्मल। अगर आप सब कुछ अच्छा ठीक है ओके, तो बच्चे रियलाइज़ कर गए। एंड 10th क्लास की लड़की ने खड़े होकर मुझे बोला कि मैम आप मारना मार लो, लेकिन हम आपका ये नहीं देख सकते। पर आपने थेरेपी की? थेरेपी नहीं करी इंडिया मैंने, में कोई करता नहीं। अब तो मैं करती हूँ, लेकिन तब नहीं करी। फिर मेरे चाचा जी ने मुझे क्या बताया? चाचा मुझे उन्होंने कहा कि पुत्र तू विपाशना सेंटर जा, मैं तेरे डैडी ने मैनू पाया सी मेडिटेशन च, ते अब मैं तेरे को वो मैंने कर्जे उतारने और मैंने तेरे को उसमें तो एक बार जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, वो सब कुछ मेरे को नहीं ये सब करना, मुझे पूजा पाठ नहीं करना, मुझे कीर्तन नहीं करना, मैंने कर करके देख लिया, किटी पार्टी मेरे किसी में वो सब दिल नहीं लगता, मेरी दैट इज़ नॉट माई लाइफ। कहते नहीं तू एक बार जा। एंड वहाँ पर विपाशना सेंटर में क्या है ना कि तुमको किसी के साथ देख के बात नहीं करनी, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करना, नमस्ते भी नहीं करनी। 12 hours for 10 days, 12 hours a day for 10 days you have to do meditation। तो चौथे दिन में जाके ये लगा था कि कुछ है, और 8वें दिन में मुझे यहाँ पर एंड फिर उन्होंने मुझे वो एक इग्नू टाइप सी होती है उसके अंदर में भी बिठाना शुरू कर दिया था। दैट इज़ वेरी छोटी सी ऐसी चीज़, उसमें सबको नहीं बिठाते थे वो, तो उसमें बिठाना शुरू। अब देखने वाले बोलते हैं कि आप जब करते थे ना तो आप बहुत ज़्यादा डूब जाते थे, तो पता लगता था कि भी आप सच में पूरे मगन हो। तो मैं नहीं कहती कि वो 10 दिन कुछ काया पलट होगी या कुछ होगी, बट आई विल से कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मेरे को कुछ दिखने लग गया था, कुछ पता लगने लग गया कि भी आप कुछ हो, आपके अंदर में कोई चीज़ है जो आप हो। अब मुझे वो याद क्या आता है, जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि जब मैं बचपन में कभी अपनी स्पोर्ट्स में अपने जब
जंग लड़नी होती थी और अपने में यकीन होता था, वो वही चीज़ होती थी। जब मैं कुछ पेपर्स देने जाना है और सिलेक्ट होना है, अपनी इंटरव्यू देनी है, तो मैं बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट करती हूँ, वो वही चीज़ होती है। यानी कि आप अपने आप में अंदर एक ढूंढ लेते हो कुछ अपना यकीन। वो मतलब कि मुझे वो ब्रेक्स में याद आता है पूरी लाइफ में, वो चीज़ के ग्लिम्सेस हैं, और वो आप अपने आप को खोज रहे हो, अपने अंदर डूब रहे हो। मैं नहीं कहती मैंने सब कुछ अपने आप को ढूंढ लिया, शायद में भी सिर्फ समुंदर की ऊपर की झाग के ही हुआ है। डेप्थ बहुत गहरी है, मुझे गहरे डूबना है, उधर से मोती भी लेके आना है, करना है ये कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लगभग 7-8 साल पहले आप डिप्रेशन में थी। या आई एम 54, दैट टाइम आई वाज 46, 8 साल। 46, तो 8 साल पहले नीरू एक डिप्रेस्ड, विद नो पर्पस, विद नो एम्बिशन, एक खालीपन की शिकार, वहाँ से आज आप सोशल मीडिया स्टार हैं। आप इंस्टाग्राम में 500,000 फॉलोअर्स हैं आपके, और दुनिया भर में आपके हैं। उसमें मैं बाद में आऊँगा, लास्ट में आपसे इंस्टाग्राम की बात करूँगा। उसमें आप डांस करती हैं, और आप हर यू आर अ टोटली लिबरेटेड वुमेन। लिबरेटेड मैं कपड़ों के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लिबरेटेड मतलब कोई बंधन नहीं है ना। ये कैसे आ गई आप यहाँ तक? ये क्या जर्नी है, फ्रॉम नोवेयर टू इंस्टाग्राम स्टार एंड यूनिक स्टार? तो बहुत हेल्थ पे बहुत लोग बकबक करते हैं, फूड पे करते हैं, कॉमेडी करते हैं, डांस करते हैं। आपका डांस भी यूनिक है, आपकी पॉपुलैरिटी भी यूनिक है। एवरीथिंग यू हैव क्रिएटेड, देयर इज़ नोबडी एल्स लाइक नीरू। सो फ्रॉम फॉलिंग इन लाइफ, गिरते पढ़ते अल्टीमेटली यू हैव फाउंड योर सॉन्ग। मतलब अब आपको अपने ज़िंदगी का पर्पज़ मिला है। तो ये 8 साल पहले डिप्रेस्ड, जिसकी लाइफ इतनी वल्नरेबल थी, कभी भी ख़त्म कर सकते थे, वहाँ से somebody is so full of life, ये कैसे हुआ? एक मेडिटेशन और एक स्पोर्ट्स। Okay. और पर्पस तो इतना पता चला कि होते नहीं हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको निकालने पड़ते हैं अपने अंदर से। आपको कैसे मिला? ये तो आप स्पोर्ट्स पहले भी करती थी, राइट? तो ऐसी क्या खास? अरे, 25 साल तो बंद हो गया ना, मम्मी खा लो पढ़ लो, बस वही चल रहा था ना। आप इंडियन हाउसवाइफ को नहीं ना जानते, इंडियन जो लेडीज़ हैं नॉर्मल हैं उनको नहीं जानते। वो सिर्फ घर गृहस्थी बच्चे, सिर्फ इतनी ही ज़िंदगी होती है, उसके बाहर नहीं होती है, और उनको पता भी नहीं होता। मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने अपनी स्पोर्ट्स वापस से शुरू करी, साइकिलिंग, रनिंग, तो मैं सुखना लेक में जाके देखती हूँ कि अच्छा, इस एज के मेरी एज से बड़े लोग भी रनिंग करते हैं या डांस करते हैं, मिलते हैं आपस में, इवेंट्स करते हैं, और वहाँ पर एंजॉय भी करते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं। हमेशा से करते आए, अचानक से थोड़ी करने लगता है कोई। पर मैंने नहीं 50 साल में अचानक से नाचने लगा? नहीं, पर मैंने नहीं देखा था। अच्छा, मैं गई और वो सब देखने लगी, तो लगा कि इट इज़ ओके, आई कैन डू, ऐसी कोई बात नहीं है। 40 साल में एक बार मेरे को सपना आया था कि मैं बास्केट डाल रही हूँ और उड़ते हुए, और मैं उठ के रोने लग गई थी कि ज़िंदगी में कभी वो भी मेरा टाइम था कि मैं दौड़ती थी और बास्केट डालती थी, और अब मेरी कैसी ज़िंदगी है और मैं कभी नहीं ये सब करूँगी। लाइक इतना मुझे अफसोस हुआ था कि भी मैं नहीं करूँगी। 40 साल की एक लेडी सोचिए मैं नहीं कर पाऊँगी, और 54 की एज में वो बास्केटबॉल भी खेलती है, और मेरी पंचकुला की टीम, बच्चे इतने खुश होते हैं ना कि मैम आ गए। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट प्ले दैट, वो पूरा गेम वगैरह उनके साथ compete नहीं कर सकती, लेकिन वो मज़े से मुझे देते हैं बॉल और मैं बास्केट डालती हूँ। आई एन्जॉय दैट। और बाकी साइकिलिंग और रनिंग ये सब में तक कि दौड़ती भी हूँ। कितना साइकिलिंग करती हैं आप? बिल्कुल प्रेजेंटली तो मैं थोड़ा रिड्यूस हो गई हूँ, मेरे नी में इंजरी आई है, लेकिन अदरवाइज पिछले मैंने जो 7-8 साल में तो इतनी साइकिलिंग करी है कि चंडीगढ़ से शिमला साइकिल पर, चंडीगढ़ से शिमला चढ़ाई चढ़ के? हाँ जी। और वहाँ पर पास में कसौली है, मोरनी है, तिक्कड़ ताल, और इतना टफ है ना। हाँ, ऊपर जाके, हाँ, 35 किलोमीटर ऊपर, फिर स्टीप नीचे, फिर एंड उसके बाद में वापस आके लोग वहां से फिर वापस नहीं आते। मैं वापस भी आई हुई हूँ। दैट वाज लाइक कि
वहाँ की साइकिलिंग कम्युनिटी, रनिंग कम्युनिटी, योगा, एवरीबडी नोज इट. स्पेशली कॉलेज और स्कूल के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दे कम टू मी फॉर एम्बेसडर कि मैम का मीडिया है तो दे वांट टू यूज़ दैट. तो मैं बहुत खुशी उसकी एम्बेसडर बनती हूँ और बच्चों के साथ में वो सब प्रमोट करती हूँ विच दे वांट टू प्रमोट. तो आप ये सिर्फ साइकिलिंग, रनिंग और ये सब फुल स्पोर्ट्स करती हैं, या आप ये जो आजकल के जो हेल्थ फ्रीक्स हैं कि इतने बजे उठो, यहाँ जिम जाओ, फिर ये खाओ, फिर वो मत खाओ, फिर इतना चिकन, इतना चावल और ये प्रोटीन शेक, आपका उस तरह का है, या जस्ट बिंदास ज़िंदगी जीती हैं, दौड़ना, भागना, साइकिल करना, एंड यू लिव योर लाइफ विदाउट दैट? आप कैसे, व्हाट इज़ योर हेल्थ रेजीम? मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है. 3 बजे उठती हूँ, उठ के अपना फ्रेशन अप होके मैं मेडिटेशन करती हूँ. मेडिटेशन के बाद में फिर मैं अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ 4, 4:15 के आसपास, और फिर 1.5-2 घंटा मुझे अपना टाइम, मेरा स्पोर्ट्स का टाइम, मेरी साइकिलिंग, मेरी वॉक और योगा, ये सब करके देन आई कम बैक एंड देन आई गो टू स्कूल. स्कूल एक अलग ज़िंदगी है जो मुझे नहीं अब पता कि मैं उनको ज़्यादा देती हूँ या वो बच्चे मुझे ज़िंदगी ज़्यादा देते हैं. तो इट इज़ अगेन अ डिलेमा. एंड फिर शाम को मैं अपना 2 घंटे में 1 घंटा में डांसिंग को और 1 घंटा अपनी फिटनेस को अगेन मैं शाम को देती हूँ. बाकी घर के काम काज. कितने बजे तक सो जाती हैं? मैं लगभग 9 बजे के आसपास. अगर दोपहर को नहीं सोई तो 8 बजे भी सो जाती हूँ. अरे वाह, तो बड़ी डिसिप्लिन है. तो मुझे बताइए कि सुबह मेडिटेशन से शुरू करके शाम को ये डांस कहाँ से आ गया आपकी ज़िंदगी में? ये डांस कहाँ से सूझा आपको? मैं बचपन से बहुत ज़्यादा खुश होती थी. हेलेन का अगर कोई, उस वक्त तो उनको वो वैम्प बोला जाता था और दूसरा वे से देखते थे, लेकिन समहाउ दिल में मैं उनके डांस को बहुत प्रेज करती हूँ. लाइक शी इज़ आइकॉनिक मेरी नज़र में. द वे शी यूज टू मूव हर बॉडी, मैं छुप के पर्दों के पीछे आई यूज टू ट्राई दैट मूव्स. हेमा मालिनी की अपनी ग्रेस है, लेकिन जो हेलेन जी का डांस होता था ना, दैट इज़ लाइक मीन्स बहुत सुंदर. हाँ, अब थैंक्स टू द आजकल की हीरोइंस, उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम बना दिया. नाउ देयर इज़ नो वैप, नो वही आइटम नंबर्स कर रही हैं. तो आई विल से कि दे हैव ग्लैमराइज्ड दैट काइंड ऑफ डांसेस एज वेल. तो डांस है, डेडिकेशन है. इंस्टाग्राम में आने की कैसे सोची आप? हाँ, तो बचपन से कर रहे थे. जनरली स्टेज में आके लोग बताया, हस्बैंड के साथ शादी भी मेरी डांस की वजह से उन्होंने पसंद किया. ठीक है, तो अब मैं आपको एक और डांस की चीज़ बताऊं कि जब प्रदीप की डेथ हुई थी और कुछ अरसे तक जब तक जॉब नहीं थी, तो जब बहुत दर्द होती थी, बहुत दुख होता था, मैं कोई सैड सॉन्ग के ऊपर बेइंतहा आई डोंट नो डिफरेंट काइंड ऑफ डांस करती थी, और जिसमें मैं पूरी भड़ास से रो भी रही होती थी और पूरी मूवमेंट्स कर रही होती थी. एंड उसके बाद में आधा 1 घंटे के बाद में आई यूज टू काम डाउन. सो दैट काइंड ऑफ डांसिंग ऑल्सो इज देयर, जो मेरे को पीस देती थी. तो ये मेरा शौक था शादियों में. थोड़ी सी लाइट बात भी करते हैं. मुझे बताइए कि प्रदीप जी ने आपका डांस देख के आपको प्रपोज किया, राइट? हाँ जी. ओके, तो अभी आप जब इंस्टाग्राम में इतना डांस करती, फेमस करती, अभी कोई प्रपोज नहीं करता आपको? मैं मैसेजेस पढ़ती नहीं. ओह माय गॉड, ये अच्छा है, ये अच्छा. सारी दुनिया को अपना दीवाना बनाओ और उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखो. मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, बोले बस जो रील के नीचे मैसेजेस होते हैं. अच्छा, बस वो पढ़ती हूँ. मुझे बताइए, ये सोशल मीडिया का जो ये बहुत ही अजीब सी दुनिया है. हाँ जी. आप सिर्फ डांस नहीं करती हैं, बड़ा यूनिक डांस करती हैं आप. जो दिल से निकलता है मैं वो करती हूँ. जो मेरे को दिल में अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ. जो नेचर, जो मतलब कि नेचुरली मेरे पास है, जो मैं वो बोलती हूँ. मैं कुछ बना के नहीं करती. अच्छा, मैं अब ऑडियंस से कहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं अभी, जैसी आप दिख रही हैं नीरू जी, इसको देख के कोई कल्पना नहीं कर सकता आपका इंस्टाग्राम का क्या रूप है. ठीक है, वो एक अलग ही है. तो आइए कुछ एक आपकी रील्स देखते हैं. अच्छा नीरू जी, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं और आपके ट्रोल्स भी बहुत हैं.
अब देखिए आपकी इंस्टाग्राम रील के नीचे देखिए, मैं 2-4 कमेंट्स मैंने लिखे, मैंने देखे आज सुबह। Okay. मैंने लिखे, वेरी नाइस। उसमें लिखा है आप बूढ़ी हो चुकी हो, घुटनों में दर्द नहीं होता। देखिए ये हिंदुस्तान का नजरिया देखने का, पर हम हंस रहे हैं क्योंकि हंसना चाहिए, ऐसे मूर्खों की बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत मजा आता मुझे अब तो। आप बूढ़ी हो चुकी हो, घुटनों में दर्द नहीं होता। एक आपका भक्त लिखता है अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। अब मुझे नहीं पता किस उम्र के लिए क्या कपड़े वाजिब होते हैं, मुझे नहीं पता है, पर उसको पता है। एक सेकंड रुकिए, फिर है क्या आपके घर वाले आपको रोकते नहीं हैं? आर दे एम्बेरस्ड? आप अभी तक सबसे ज्यादा किस चीज के लिए ट्रोल किया गया आपको? कौन सी चीज के लिए सबसे ज्यादा ट्रोल हुआ है? मतलब ये बोलने को तो ये भी बोला है कि कब्र आपका इंतजार कर रही है, मर क्यों नहीं गई आप? कह रहे बेटा अभी तो जिंदगी जीना शुरू की है मैंने। और क्या, मैं तो अभी आधी जिंदगी पे पहुंची 50, और तुम कह रहे हो कि ये भी। तो मैंने उसको आगे से लिखा, मैंने कहा बेटा बहुत अफसोस की बात है अगर आपकी फैमिली में सारे 54 पे मर जाते हैं। दैट इज रियली वेरी सैड। आप अच्छा खाया करो और अच्छी एक्सरसाइज किया करो ताकि आपकी भी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो सके। तो आप भी जवाब दे देती हैं, पलट के जवाब दे देती हैं ट्रोल्स को बहुत प्यार से, अच्छी तरह से। मैं सर टीचर हूँ, लपेट के। पर कोई ऐसी रील या कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप सबसे ज्यादा ट्रोल किया लोगों ने, और क्यों किया? कोई ऐसी चीज मेरे ख्याल से एक वो भी जब मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ एक तो तब बहुत ट्रोल होती हूँ, और एक वो गजगामनी वॉक थी। हाँ। उसमें वो लहंगा पहन के हमने तो सिर्फ सर, अगर आपको वो बैक द सीन जो होते हैं ना वो वाले, अगर वो आप देखिए ना तो मेरा ट्रेनर क्या बोल रहा है, 1 2 3 टर्न, 1 2, वो ऐसे मुझे बोल रहा है, कहता है मैम आप पहले टर्न कर गए। हाँ अच्छा, हाँ, और नहीं अब आपने नीचे से मुंह करना था। ओके, मीन्स वो इस तरीके से हो रहा था, और हम कर भी बड़े मस्ती से रहे थे। अरे फिर गलत हो गया, लोग मजाक तो नहीं करेंगे, ठीक भी हुआ। पर मुझे ये लगा कि मैंने तो पूरी इंडियन ड्रेस पहनी हुई है, लहंगा पहना है, ऊपर चुन्नी भी है, तो इट इज़ ऑल डिसेंट। वो तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसको लोग वो कोठे वाली से मिला देंगे। कि तुम वो हो, तुम वो नचनिया हो और ये हो। उसके बाद में तो बहुत उन्हें रादर मेरे जो बिल्कुल डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत अपने क्लोज और मीन्स रेगुलर हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत लिखा, मैम इसमें आप हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, आपके ऊपर बिल्कुल ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप एक टीचर होते हुए इस चीज़ को। अब मुझे वो चीज़ करे कि भी मैंने तो इसको इस तरह से लिया ही नहीं है, मैंने तो ये एक डांस है, एक अच्छा इवन चलो मैं कहती हूँ कोठे वाली भी समझो, जो ये मुजरे वाली भी होती हैं। हाँ, तो डांस का वो भी एक एस्पेक्ट है। ये क्या बहुत नजरिया। और अभी खासकर वो जो संजय सर ने जो दिखाया है कि वो प्रॉपर पूरे ट्रेडिशंस फॉलो करती थी, पूरा सीखती थी, संगीत सीखती थी, बात करने का तरीका सीखती थी। दैट वाज हर टैलेंट। आपके स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी रील्स देख के? बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर, बहुत खुश है। वो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चों में मैं थैंक्स टू न्यू जनरेशन, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ नैरो माइंडेड, और वो इस चीज़ को अच्छा वो खुश होते हैं कि भी मैम अगर डांस कर सकते हैं तो हम भी डांस कर सकते हैं, और डांस करना बुरी बात नहीं है। दे टेक इट लाइक दिस, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और सच्चाई तो यही है ना कि सरस्वती हमारी विद्या की भी देवी है और कला की भी देवी है। सही बात। और नृत्य मैं तो कला के हिसाब से लेती हूँ, और मुझे करके जो खुशी मिलती है डांस, सचमुच में जब मेरा ट्रेनर आता है और मुझे वो डांस करवाता है, मैं एक अचानक से एक बबली और इलेटेड हो जाती हूँ। वो खुशी आती है, मेरे को मिलती है। मैं क्यों ना खुश हूँ? मुझे किसी की, हाँ मैं किसी का बुरा करूँगी तो ज़रूर परवाह करूँगी सर, लेकिन जब मैं किसी का बुरा नहीं कर रही, अपने आप कोई बुरा लगा रहा है तो लगा ले, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। ओके, सो वंडरफुल नीरू जी। अब लास्ट में आप बताइए, आप काफ़ी यू आर फुल ऑफ सो मैनी लाइफ लेसन्स, और वही मैं कह रहा था यू आर एक्सपर्ट इन लाइफ, तो आपकी कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग ना सोचते हैं अरे ये तो ठीक है ऑर्डिनरी आदमी है, हम हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। ओके, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग किताबें पढ़ के बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ऑर्डिनरी बन जाओ पहले, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज के ज़माने में। तो आप एंड में, अब हम क्लोज करेंगे अगले 1.5 मिनट 2 मिनट में, जो है आप क्या लाइफ लेसन्स हैं जो लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं? सबसे पहले तो फादर्स के लिए कि अपनी बेटियों के लिए जब पैदा होती है दहेज नहीं इकट्ठा करना है, उसके लिए मन में ठान लेना है कि जब तक मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, एजुकेशन और जॉब
नहीं करेगी, शादी का सोचूंगा भी नहीं। और बाय द वे पेरेंट्स का पर्पस नहीं है बच्चों की शादी सोचने का और करने का। अरे बस उनको पढ़ाओ, उनको सपोर्ट करो और बस छोड़ दो। उसके बाद में उनकी अपनी ज़िंदगी, उनको इतना काबिल बना दो कि वो अपनी ज़िंदगी खुद अच्छे से जिएं, और अच्छी परवरिश होगी तो माँ बाप को खुद लुक आफ्टर कर लेंगे। घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, लेट देम गो। मेरे अपने हिसाब से तो यही होना चाहिए। और शादियाँ बिल्कुल इंडियन जो मेंटालिटी है ना कि बच्चा होता है और शादी के बारे में सोचने शुरू कर देते हैं, दैट इज़ लाइक अ पर्पस ऑफ लाइफ कि बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी कर दी अच्छी जगह तो हमने अपना गंगा नहा लिया। दैट इज़ ऑल स्टूपिड। प्लीज़ शादी का जो इतना ज़्यादा बवंडर है ना, छोड़ दो। और ये नहीं है कि भी हमारे इंडिया में डिवोर्सेस नहीं होते, कम होते हैं। अरे नहीं, असल में लोग बाहर आते नहीं, अपना दुख दिखाते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि छुप के रहते हैं सारे के सारे, खासकर जो मिडिल क्लास की लेडीज़ तो बिल्कुल ही बेचारी चुप रहती हैं। सेकेंडली जो है कि एज अ टीचर मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज है। वो तो नहीं मैं बताऊँगी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स को और स्कूल सिस्टम को कि प्लीज़ एवरीडे एक पीटी पीरियड, गेम्स पीरियड ज़रूर दो बच्चों को। हमारे हफ्ते में एक है, दैट इज़ न्यू सेंस। तो पेरेंट्स, माँ बाप के लिए बताइए, माँ बाप को स्पोर्ट्स की तरफ क्या करना चाहिए? स्पोर्ट्स के लिए बच्चे को पैदा होते से ही, छोटे महीने का कुछ हुआ तो स्विमिंग पूल में लेके जाओ, स्विमिंग ज़रूर सिखाओ। उसके बाद में उसको पार्क में ले जाके खूब मिट्टी में रुलने दो, करने दो, खेलने दो, हड्डियाँ स्ट्रांग होने दो। उसके बाद बच्चा इतना भूखा है कि अपने आप गबड़ गबड़ खाए। उसके सामने तुम फ्रूट्स, चिकन, फिश, सब कुछ अच्छा चीज़ें रख दो, वो खुद खाए। फीड करने की मदर को पीछे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स में डालो बच्चों को, मस्ट कर दो। 1 घंटा उसको पसीने बहाने हैं, पसीने तक निकलने चाहिए। तो वीडियो गेम से बाहर, तो मोबाइल से बाहर। तो पहला लाइफ लेसन, नो द एज, लेट गर्ल्स बी एम्पावर्ड। नंबर 2, बच्चों को बचपन से ही स्पोर्ट्स में डाल दो। या नंबर 3, और नंबर 3 ये जो नो दहेज है, तो ये सिर्फ फिर ये नहीं है कि लड़की की शादी, मैं लड़कियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है अपने पेरेंट्स की तरफ, और लड़के की भी अपने इन लॉज की तरफ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आपके फिर वो 4 सेट ऑफ, अगर आपने शादी करी है, अगर नहीं करी तो बहुत खुश हो, बहुत किस्मत वाले हो, और अगर कर ली है तो 4 हैं आपके माँ बाप, चारों की लुक आफ्टर बराबर करना है। मैं जवाई हूँ और मैं नहीं करूँगा ये चीज़ नहीं, आप बहू हो और आपको ही सारा करना है, दिस इज़ नॉट डन। तो बराबर से रखो, 4 अपने पेरेंट्स के, सबको लुक आफ्टर करना ही करना है। बाकी पेरेंट्स कुछ बिजनेस क्लास वाले अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने देते कि हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, इतना एम्पायर खड़ा किया। न्यू सेंस अगेन ऑन, प्लीज़ उसको भी बच्चे को करने दो। तुमको क्या पता वो इतना और बड़ा एम्पायर खड़ा कर ले कि आपको वहाँ ले जाए, या आपको ज़रूरत, उसको आपकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो मीन्स विश्वास रखो। बच्चे की ग्रोथ जो होती है ना, पेरेंट्स फोर्स करते हैं इंजीनियरिंग करनी है और MBA करनी है और यही करना है, डिसाइडेड है कि ये नहीं होना चाहिए। बच्चा कहे मेरे को ये बनना, उसको बस आप, पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, बच्चे ने नहीं कहा मैं मुझे पैदा करो, आपने खुद पैदा किया है, तो आपका सिर्फ खिलाना पिलाना और उसकी अच्छी परवरिश देना, उसको सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ है। गुड, सो ये 3 हो गए आपके। हाँ जी। Wonderful. उसके बाद में जब टीनेज में आ गए तो सभी बच्चों को एक सोलो ट्रैवलिंग का भूत चढ़ाना चाहिए। आई एग्री विद यू, सोलो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। आप पैसेंजर ट्रेन में या एक हमारी इंडियन ट्रेन्स में, या केरला की तो मैं कहती हूँ लोकल बसेस, वाह सलाम है केरला को, द वे उन्होंने जो उसका बना रखा है सिस्टम। आप ट्रैवल करें केरला में जाके, अपनी टैक्सी वैसी से नहीं, लोकल ट्रेन से, लोकल बसें के। मेरा जो बेटा है उसने ज्वाइन किया फिल्म्स को, तो डायरेक्टर बनना चाहता है। तो मैंने उससे यही बोला कि मैंने कहा तुम जो तुम्हारी ऑडियंस है उसको जानते हो? तो मैंने कहा तुम्हारी ऑडियंस तो पूरे इंडिया में है, उनको जानते हो? तो कहता नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, अब तुम यहाँ से निकलो, अगले 45 दिन घर लौट के भी नहीं आना। वेरी गुड। ओके, और मैं एक पैसा नहीं दूंगा, जो तुमने कमाया उसी से जाओ। वेरी गुड। अब वो निकला, और शुरू में तो बम्बई का लड़का है, तो पहली बार तो निकला तो उसने अपनी माँ को मैसेज भेजा, बस में जा रहा होगा वो किसी, तो बस में लोग रात को सो जाते हैं ज़मीन में, तो कहता आई सॉ डेड बॉडी। फिर उसको समझ में आया नहीं ज़मीन पे भी लोग सोते हैं। वो जब घूम के आया 1.5 महीने के बाद, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, टोटली डिफरेंट पर्सन, यानी मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। और उसने ऐसी छोटे छोटे, मैंने कहा बड़े शहरों में मत जाना, ये नहीं कि तुम गए दिल्ली चले गए, हैदराबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, उसका कोई मतलब नहीं है।
ओके, सो ही वेंट टू ऑल स्मॉलर प्लेसेस एंड ही लर्नड लाइफ. तो यू आर राइट, मैं बिलीव करता हूँ सोलो ट्रिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, एक ये भी और एक जहाँ पर अकेले. अरे कश्मीर में मैंने 7 days मोटर बाइक का सोलो टूर किया था. आप बाइक चलाती हैं? हाँ जी, हाँ जी. 50 की उम्र में खरीदा, 1 महीने बाद सीखा और फिर 9 महीने में मैंने कश्मीर का सोलो कौन सी बाइक चलाती हैं? 7 days का टूर बनाया. Which बाइक? मीटियोर सुपरनोवा, ब्राउन कलर का है. ये कोई एक्सपेंसिव बाइक होती है? अरे मैं रॉयल एनफील्ड का है, 2.5 लाख. और रॉयल एनफील्ड का है? ओह माय गॉड, आप वो जो बुलेट चलाती हैं? होता है, सस्ती चीज अच्छी क्यों नहीं हो सकती? आप बुलेट चलाती हैं? हाँ जी, हाँ जी. बुलेट नहीं, प्लीज प्लीज. बुलेट ही तो है वो. नहीं जी, रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड की एक मेक है बुलेट और एक है मीटियोर सुपरनोवा. रादर अब क्लासिक का भी मीटियोर का इंजन क्लासिक में जा रहा है. ओह अच्छा. तो वो इट इज दैट गुड. और सचमुच में पहाड़ पे जब मेरे कोई गड़बड़ हो जाती थी ना, एंड उसका इंजन इतना स्ट्रांग है, उसने मेरी नॉनसेंसेस झेली. तो इट इज़ रियली गुड वन. और जब आपके आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, 10 किलोमीटर आगे कोई बंदा नहीं और पीछे कोई बंदा नहीं, वो जो अकेले में जेलम में ठंडा पानी में हाथ डाल के, ऊपर बर्फ है, आप अकेले बैठते हो घंटा उसके पास. दैट इज़ लाइफ. तो अकेले भी वो अपने आप से मिल के देखना है. दुनिया को मिलने जाना है रश में, अपने आप से मिलने जाना है अकेले में. जंगल में रहने जाना अकेले, बर्फों में रहने जाना है, रेगिस्तान में रहने जाना अकेले. ये करना बहुत ज़रूरी है 25 साल की उम्र से पहले. थैंक यू. ऑन दिस नोट आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग इट टू एन एंड. थैंक यू नीरू जी, वंडरफुल. यानी आज मैं आपका सुनता रहा बैठ के और मुझे ऐसा लगा कि कितनी ज़िंदगियां हैं जिनकी कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यस यार हम भी कर सकते हैं. दूसरा ये भी समझने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ें सोसाइटी में, सिस्टम में हैं जो बदलनी चाहिए. स्पेशली कोई अगर लिखता है तुम 54 हो इसलिए तुम कब्र में हो, तो उन्हें अमिताभ बच्चन साहब की तरफ देखना चाहिए जो इस उम्र में, वहीदा रहमान जी जो इस उम्र में एक्टिंग करते हैं. ये लोग काम करते हैं वर्ल्ड में कितने, और जो ये कहते हैं कि ऐसे कपड़े क्यों पहने, तो ये भी समझ में आता है कि बहुत बदलने की ज़रूरत है. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. मैंने ये एपिसोड इसलिए किया है क्योंकि आज की तारीख में कुछ ऐसा हो गया है कि हम कहते हैं ये बड़े ऑर्डिनरी लोग हैं. ओके, हम हर चीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढूंढते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होता नहीं है. मैं बताऊँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है, कि हम ऑर्डिनरी बन जाएं. जो नेचर है, जो ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो ऑर्डिनरी है, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता नहीं है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी तभी होता है जब इंसान उसमें कुछ दखलंदाजी करता है, वरना ज़िंदगी ऐसे ही चलती है. इसलिए ये कहानी मैंने आपको बताई कि जो लोग ऑर्डिनरी दिखते हैं वो ज़िंदगी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल करके, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, और आखिर में फिज़िकल लेवल, जब अपनी एज, जब आपको पता है आप डिजेनरेट हो रहे हैं, एज कम हो रही है, वहाँ से फिर एक छलांग मारते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं. और ना सिर्फ अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं, दूसरों की लाइफ को भी इंस्पायर करते हैं. आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ ऑल टाइम्स. सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी. एंड अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है या आपको लगता है आप किसी को जानते हैं जिनको दुनिया ऑर्डिनरी समझती हो लेकिन उनकी कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो प्लीज़ रिप्लाइज में लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नीरू जी, वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. नीरू जी, हैज़ अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. ये इंडिया का फ्लैग है, तो ये जिस ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस के साथ बना हुआ है, जो कपड़ा यूज़ होता है, जो वीव्स यूज़ होते हैं, जो इसका कितना वीव के ग्रेन्स होने चाहिए, एवरीथिंग, ये कर्नाटक का खादी ग्राम उद्योग से बना हुआ है. ये स्पेशली मैं उस तरह के गिफ्ट देना पसंद नहीं करता हूँ जिनको लोग कहीं. आई एम गिविंग यू समथिंग एंड आई थिंक आपने भारत का नाम रोशन करती हैं आप जैसे लोग, तो करती रहिए. एंड दिस इज़ अ स्मॉल बुक एंड मैं लोगों को देता हूँ, कभी ये नहीं बोलता हूँ पढ़िएगा, आपसे कह रहा हूँ पढ़िएगा, बिकॉज यू आर अ टीचर. और ये स्टूडेंट्स के लिए ये, इसमें मैंने जितनी फ़िलॉसफी जो समझी है ज़िंदगी से, वो सारी की सारी मैंने इसमें लिखी है. राइट फ्रॉम क्रिएटिविटी टू ट्रूथ टू करेज, और यहाँ तक कि झूला कैसे झूलते हैं. या प्लीज़ रीड इट एंड सेंड मी योर फीडबैक.